Hello students, how are you all? My name is Suman Ahlawat and I welcome you all to my YouTube channel Defense to Chem Academy. And students, today I am going to start class 10th biology, and you know the first chapter of class 10th biology is life processes. So without any delay, let's start our today's chapter, life processes. So we are going to start our first chapter, life processes. Okay, this is the name of our first chapter, life processes. So students, before we start the chapter, we should know the meaning of life processes. Life processes का मतलब क्या होता है? वो सारे प्रोसेसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताती हूँ. बायोलॉजी जितना इजी सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है. बस यहाँ पे ज़रूरत है तो आपको ध्यान से सुनने की. आप एक टॉपिक को स्किप करोगे, दूसरा पढ़ोगे तो ऐसा नहीं चलेगा. यहाँ पे एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है. आपको बस दो चैप्टर्स को लिंक करते हुए जाना है और फिर आप देखोगे कि आपको बायोलॉजी समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है. तो मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते जाइए, और अगर आप नोट्स लिख रहे हैं मेरे साथ साथ तो आप वो भी कर सकते हैं. अदरवाइज नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी मोबाइल ऐप पे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस वो सारे प्रोसेस जो हमारी बॉडी को करने चाहिए और करती भी है, ताकि हम अपने आप को जिंदा रख सके. देखो, हर कोई चाहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्वाइव करे. हम भी यही चाहते हैं, हम हो या कोई दूसरा एनिमल हो, हम यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें. तो सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे. तो जो प्रोसेस हमारी बॉडी करती है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस. तो चलिए हम जानते हैं उन लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जो हमारी बॉडी करती है, so that we can remain alive. ठीक है. So what are these processes? First of all, the first process is nutrition. पहला प्रोसेस क्या होता है? न्यूट्रिशन. सीधी सी बात है, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है. दूसरा लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, ठीक है. रेस्पिरेशन सिर्फ खाने से क्या काम चलेगा? आप खाना क्यों खा रहे हो? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले. तो जो भी आप खाना खा रहे हो उस खाने से एनर्जी डिराइव करना, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन. इसके बाद तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है. आप ट्रांसपोर्टेशन करोगे, भाई जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो, वो आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को लगना चाहिए ना. और लगने के लिए हमें क्या, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को मिलना चाहिए. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. अब फूड के कोई पैर तो है नहीं कि वो अपने आप चल के चला जाएगा, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करेगा और लिम्फ करेगा, ठीक है. और फोर्थ जो हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन. यानी कि आप जो भी कुछ खाते हो या पीते हो, उसका वेस्ट तो आपकी बॉडी में बनेगा. उस वेस्ट को हम कहते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट. और अगर ये वेस्ट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहा तो इट कैन कॉज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिसीजेस. इसीलिए नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन. तो इस चैप्टर में हम इन 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. यानी कि न्यूट्रिशन हमारा पहला लाइफ प्रोसेस है, इसके बाद रेस्पिरेशन, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद एक्सक्रीशन. तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा न्यूट्रिशन को लेके, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, यानी कि न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? कैसे डिफाइन करोगे इसको? द प्रोसेस of taking nutrients. The process of taking nutrients is called nutrition. और nutrients का मतलब क्या होता है? nutrients का मतलब है components of food.
आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, फैट लेते हो, विटामिन लेते हो, मिनरल्स लेते हो, प्रोटीन्स लेते हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और आप इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हो, खाते हो, अपनी बॉडी में लेके जाते हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहां पे हमने पढ़ने हैं 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहला जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, फिर से करते हैं एक बार। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स पूछे तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, रफेज है, इवन द वाटर। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हम खाने के थ्रू लेते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आगे एक स्टेप आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन? बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, एक तो है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए होंगे, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। समझ में आ रही है मेरी बात? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से। तो वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बिना किसी पर डिपेंड हुए, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल में आप क्या दोगे? इसके एग्जाम्पल में आप लिखोगे ग्रीन प्लांट्स या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो या साइनोबैक्टीरिया आप कह सकते हो, ये तो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना ना बना के दूसरों पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल तो हम सबको पता है। इसके एग्जाम्पल में आप क्या दोगे? एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमंस एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। ठीक है, देखो ह्यूमंस ऑब्वियसली वी आर द एनिमल्स, है ना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा किंगडम है वो किंगडम एनिमेलिया होता है। हम ह्यूमंस किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, तो वी आर एनिमल्स। ठीक है, ओके। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है दूसरों से अपना खाना डिराइव करेगा। अब यहाँ पे दूसरे कौन होंगे? दूसरे होंगे ग्रीन प्लांट। या तो आप ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली खा रहे हो, ठीक है, या फिर आप ग्रीन प्लांट को इनडायरेक्टली खा रहे हो, किसी के थ्रू खा रहे हो। तो जैसे भी हो आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हमने कर ली, इसके टाइप्स हमने पढ़ लिए, टाइप्स की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल हमने कर लिए। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा आज का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है बच्चों?
उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, या फिर आप इनको प्रोड्यूसर भी कह सकते हो, आप इनको प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हो। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है उसे हम प्रोड्यूसर कह सकते हैं, या फिर उसे हम ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, ग्रीन प्लांट या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए आगे की बात करते हैं। इतना हमें पता चल गया कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, पर वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है जिसमें ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अभी हम इतने छोटे नहीं है कि हमें ये भी ना पता हो कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, क्या बताया मैंने? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी। अब जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑटोट्रॉफ्स कह लो या प्रोड्यूसर कह लो, जिस प्रोसेस से वो अपना फूड खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, डिफाइन करना बहुत ही इजी है। द प्रोसेस बाय विच अ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों? सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद वाटर, देन सनलाइट, और इसके बाद क्लोरोफिल। ठीक है, दीज आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये तो प्लांट को एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, सनलाइट तो प्लांट्स को सन से मिल जाती है, और क्लोरोफिल उनके अंदर होती है। ग्रीन पिगमेंट जो उनको ग्रीन कलर देती है, क्लोरोफिल होती है वो। ठीक है, तो ये 4 रॉ मटेरियल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आगे चलते हैं। तो इन चारों रॉ मटेरियल्स का यूज करके प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, और किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन लिखने को आए कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप कैसे लिखोगे? CO2 प्लस H2O यानी कि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड खुद बनाएगा। अब प्लांट किस फॉर्म में अपना फूड बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, यानी कि C6H12O6। और प्लांट क्या रिलीज करेगा? प्लांट विल प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्लांट विल रिलीज द गैस ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी इक्वेशन है ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब आप इसको बैलेंस कैसे करोगे? यहाँ पे आपको लगाना है 6CO2, ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है 12H2O, 6 × 6, 6 × 12, ठीक है, और यहाँ पे दोनों तरफ आप 6 लगा दो, यहाँ भी 6 लगा दो और यहाँ भी 6 लगा दो। हो गई ना आपकी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके भी देख सकते हो, इक्वेशन आपको बैलेंस मिलेगी। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, they prepare their food, यानी ग्लूकोज C6H12O6 plus they release the water, they produce some water and they release oxygen into the atmosphere। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, अब और आगे चलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हैज 2 स्टेजेस। फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेज होते हैं, जो कि देखो फोटोसिंथेसिस हम शुरू से पढ़ते आए, अब आप 10th क्लास में हो, थोड़ा हायर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस के यहाँ पे 2 स्टेज आपको पढ़नी है।
सबसे पहला है लाइट रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेज हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस को ना हमने दो स्टेप में डिवाइड कर रखा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ना कुछ जानना है। क्या जानना है बच्चों? हमें ये जानना है कि आप लोग मुझे पहले ये बताओ, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में कहाँ पे होती है? आप कहोगे मैम ग्रीन लीव्स में होती है, ठीक है, या फिर जो दूसरे ग्रीन पार्ट होते हैं, इन केस ऑफ हर्ब्स, वहां पे भी क्या होती है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन स्टेम में होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो लोकेशन है वो है लीव्स, ठीक है। अब लीव्स में कहाँ पे होगी? लीव्स में होगी मेसोफिल सेल्स के अंदर। और मेसोफिल सेल में भी कहाँ पे होगी? मेसोफिल सेल में होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि लीव्स क्या है यहाँ पे? लीव्स हैं ऑर्गन, प्लांट का ऑर्गन ही तो है लीव्स। और ऑर्गन किसके बने होते हैं? 9th क्लास में आप सेल चैप्टर पढ़ के आए हो। ऑर्गन्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं ना, मेसोफिल सेल। और सेल में क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली। सेल में क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली, यही होती है ना सेल ऑर्गेनेली, है ना। तो यहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। एक बार ना इसका डायग्राम कर लेते हैं, ओके। तो उसके लिए मुझे ऊपर वाला पार्ट इरेज करना पड़ेगा। इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ठीक है। पूरा इरेज कर देती हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में आप क्या करोगे, इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? एपिडर्मिस, यहाँ पे ऐसे लेयर बना लो, ऐसे, ठीक है। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एपिडर्मिस का लेयर, ठीक है बच्चों। तो इसको आप क्या कहोगे? दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बीच में क्या होगा? बीच में होता है मेसोफिल सेल, और मेसोफिल सेल को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। दिस इज द, ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, पैरेलली लगे होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे एक लेयर और बना लो इसी का, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे राउंड राउंड सेल्स होते हैं, ऐसे राउंड शेप में होते हैं और इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। इसको तो हम कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, और इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं ना ये, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब ये मत कहना पैरेन्काइमा क्या होता है। पैरेन्काइमा पढ़ के आए हो ना 9th क्लास में। पैरेन्काइमा एक प्लांट टिश्यू है, और बल्कि मैं ये बोलूं कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों मेसोफिल सेल ही तो है, ये मेसोफिल है। और मेसोफिल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाले पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि लंबे लंबे सेल होते हैं, कोई स्पेस नहीं होता उनके बीच में, और यहाँ पे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। इनके बीच में यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यहाँ बना देती हूँ ऐसे गोल गोल से, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज यानी कि जाइलम फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम तो होगा यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और उनके बीच में यहाँ पे स्पेस होगा जिसे हम कहते हैं स्टोमा, ठीक है बच्चों। तो ये डायग्राम है एक टिपिकल लीफ का।
लीफ को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऊपर नीचे कवरिंग होती है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द एपिडर्मिस इज कवर्ड विथ अ थिक कवरिंग, यहाँ पे थिक कवरिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं क्यूटिकल। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक थिक कवरिंग होगी बच्चों जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, इस कवरिंग का नाम है क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल से कवरिंग होती है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल से कवरिंग क्यों होती है बच्चों, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, क्यूटिकल से कवरिंग होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये डायग्राम है आपके टिपिकल मेसोफिल सेल का, ठीक है, ऊपर नीचे अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। अच्छा, अपर एपिडर्मिस को ना अडैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं और नीचे वाले को अबैक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अपर एपिडर्मिस कवर्ड विद द क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस कवर्ड विद द क्यूटिकल, बीच में मेसोफिल सेल होते हैं। मेसोफिल सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बीच में वैस्कुलर टिश्यूज है यानी कि जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। अच्छा, अब और दिस इज द स्टोमा, स्टोमेटा, ठीक है। और अगर हम बात करें पैलिसेड या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की, तो इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, इट इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके पास खुद का डीएनए, खुद का प्रोटीन और खुद के राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम्स भी कौन से हैं, 70S वाले, जो कि प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का प्रोटीन है, खुद का राइबोसोम है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इट इज कवर्ड विद द डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक क्लोरोप्लास्ट का ना डायग्राम कर लेते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको ना कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाई देगा। सीधी सी बात है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और ये क्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से कवरिंग है ना, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे इसके अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अगर आप एक कॉइन के ऊपर एक कॉइन रख दो, या फिर एक रोटी के ऊपर एक रोटी रख दो, या एक पिज्जा के ऊपर एक पिज्जा रख दो, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, कुछ वैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इमेजिन तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे ना बच्चों यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे। और बना देती हूँ मैं, एक पार्ट और बना देती हूँ यहाँ पे ताकि हमें इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है बच्चों। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, इस पूरे सेट को आप कहोगे ग्रैनम या फिर ग्रैना, ठीक है, ग्रैना प्लूरल, ग्रैनम सिंगुलर, ओके। और ये जो आप एक देख रहे हो ना, सिर्फ ये एक, इसको आप क्या कहोगे, दिस इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। और अब ये ना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ऐसे ट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं। इस ट्यूब का नाम क्या है बच्चों, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमली, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमली, ठीक है। और बाकी जो आप खाली स्पेस देख रहे हो ना, ये खाली स्पेस, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा,
इसके अलावा और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होते हैं? इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ऐसे बर्गर शेप में खुद के राइबोसोम्स होते हैं ना, 70 के राइबोसोम्स होते हैं इसके पास, ठीक है। और क्या होता है इसके पास? खुद के प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पे प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं, स्टार्च भी होता है, लिपिड भी होता है, ऐसे तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है टिपिकल क्लोरोप्लास्ट का। देखो लीफ कैसे होती है हम सबको पता है, तो लीफ के अंदर की जो सेल है वो हमने कर लिया। इन सेल के अंदर यानी कि मेसोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका डायग्राम हमने कर लिया। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेज होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, बताया था ना। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी बच्चों? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी? वो होगी ग्रैना में या ग्रैनम में। ग्रैनम में क्या होता है बच्चों? लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन होगी ग्रैनम वाले पार्ट में इसमें, और जो खाली स्पेस आप देख रहे हो उसमें होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे डायग्राम से, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने लीव्स के बारे में किया, लीव्स के जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके बारे में हमने किया, मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके बारे में हमने किया, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे तो लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है जहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन होती है, चलिए ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। पहला लाइट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में आखिरकार होता क्या है। तो लाइट रिएक्शन में जो मेन काम यहाँ पे होता है ना, वो होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पे पानी टूटता है, पानी यानी कि H2O, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे टूटेंगे मैं आपको बताती हूँ। 2H2O will produce 4H positive plus 4 electrons plus oxygen, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लीव्स पे जैसे ही सनलाइट गिरती है, लीव्स पे जैसे ही सनलाइट गिरती है तो क्लोरोफिल क्या करेगी? सनलाइट को तो ट्रैप कर लेगी, क्लोरोफिल क्या करेगी? सनलाइट को तो ट्रैप कर लेगी, ठीक है। और सनलाइट को ट्रैप करने के बाद वो क्या करेगी? सनलाइट को ट्रैप करने के बाद वो वाटर को पास कर देती है। वाटर मॉलिक्यूल को जैसे ही लाइट मिलती है वो टूट जाता है। वाटर यानी कि H2O, H अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गए इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोन, और इन्हीं प्रोटॉन्स के बदले प्लांट में क्या बनते हैं? जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है। और बाकी क्या रहा? ऑक्सीजन, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को? फोटो यानी कि लाइट, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि सनलाइट लीव्स के ऊपर गिरती है, क्लोरोफिल ट्रैप कर लेती है, पानी को पास कर देती है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को लाइट मिली, पानी के मॉलिक्यूल टूटने शुरू हो गए, H अलग हो गया और O अलग हो गया। H यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा? प्रोटोन का। तो जितने प्रोटोन होंगे बैलेंस करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, जितने प्रोटोन होंगे बैलेंस करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब यहाँ पे अगर 4H पॉजिटिव यानी 4 प्रोटोन अगर बने हैं तो बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन, इट विल रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट है पर हमारे लिए तो नहीं है ना,
तो हम इसको यूज करते हैं रेस्पिरेशन में, जो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2H2O ने टूट के 4 तो प्रोटॉन बना दिए और इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए और प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो गया। इसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब आगे करते हैं। ये जो हमारे प्रोटॉन्स बने हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, क्या काम है इनका, प्लांट क्यों बनाता है इनको? प्लांट इनको इसलिए बनाता है ताकि वो अगले स्टेप में, यानी कि जो इनका नेक्स्ट स्टेज है डार्क रिएक्शन में, काफी काम आ सके। ठीक है, और इन दोनों का यूज करके प्लांट बनाता है अपने लिए एसिमिलेटरी पावर। प्लांट बनाता है अपने लिए एसिमिलेटरी पावर, यानी कि पावर यहाँ पे किस फॉर्म में है, NADPH एंड ATP। जैसे हमारे अंदर पावर होती है ATP की, ATP हमें क्या देती है, एनर्जी, वैसे ही प्लांट में भी क्या चाहिए होती है, पावर, यानी कि एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनको डार्क रिएक्शन करनी है ना, क्योंकि असली काम तो वहीं पे होता है डार्क रिएक्शन में, ग्लूकोज तो वहीं पे बनता है, वहीं पे हमें ज्यादा पावर चाहिए। तो पावर के लिए हमें क्या चाहिए, ATP। अब प्लांट है बेचारे, तो प्लांट्स को ATP के साथ साथ और एक्स्ट्रा पावर क्या मिल गई, NADPH। ठीक है बच्चों, NADPH मिल गया। तो प्लांट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके अपने लिए एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। ध्यान में रखना है आपको, अपने लिए एसिमिलेटरी पावर बनाते हैं। पावर कौन सी है, ATP और NADPH। ठीक है, ATP और NADPH। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइट रिएक्शन। दूसरा करें बच्चों, दूसरा है डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आप मेरी बात सुनो। ठीक है, डार्क रिएक्शन, देखो इसका नाम है डार्क, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात को होती है, नहीं, होती वो दिन में ही है। लाइट रिएक्शन के तुरंत बाद डार्क रिएक्शन होती है। बस इसको डार्क नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अ फेमस साइंटिस्ट कॉल्ड मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, देखो बच्चों, वैसे तो डार्क रिएक्शन के ना 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ठीक है बच्चों, पर यहाँ पे हमारे 10th क्लास के लेवल पे हमने क्या पढ़ना है, जितना 10th क्लास में दिया उतने तो हम करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को ना एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करने पड़ते हैं। वाटर का रोल तो डार्क लाइट रिएक्शन में खत्म हो गया। क्या बचा बच्चों, क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, देखो बहुत इजी है, ध्यान से सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड यही बचा। अब कार्बन डाइऑक्साइड अकेली थोड़ी ना यूज होगी, आपने लाइट रिएक्शन में क्या बनाया था, प्लांट ने क्या बनाया था, पावर बनाई थी, एसिमिलेटरी पावर। कौन कौन सी बनाई थी, ATP और NADPH बनाई थी। मैं आपको इनका फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगी, पहले यहाँ पे लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ATP ऐड कर लो और NADPH को भी ऐड कर लो। कर लिया हमने तो ऐड, ठीक है। इन सब के साथ साथ यहाँ पे एक एंजाइम का भी यूज होता है। ठीक है, इन सब के साथ साथ यहाँ पे एंजाइम का भी यूज होता है। एंजाइम्स क्या होती है मैम, एंजाइम्स होती है बायोकैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स होती हैं बायोकैटलिस्ट। और एंजाइम्स किसकी बनी होती है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी भी चीज को तोड़ के कोई नया मॉलिक्यूल बना दें, या मॉलिक्यूल्स को जोड़ भी सकते हैं वो। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया, या बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया, यानी कि दे कैन डू एनाबॉलिज्म, दे कैन डू कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये होता है एंजाइम्स का रोल। प्लांट में कौन सी एंजाइम यूज होगी, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम कौन सी होती है बच्चों, RUBP।
यही होती है ना बच्चों। चलिए, ये चारों के चारों मिलके क्या करने वाले हैं, आज बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ये बनाएंगे ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज तो बन गया। अब इन विचारों के साथ क्या होना है, एटीपी, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ट्राई 3। अब एक तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज बनाने में लग गया होगा, तो 3 - 1 2, यानी कि 2 यानी कि डाई, तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका तो हो गया रिडक्शन। ठीक है, अब NADPH की बात करते हैं। देखो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके साथ भी H लग जाता है ना उसका रिडक्शन होता है, जिसके साथ भी H लग जाता है उसका रिडक्शन होता है। मतलब ये तो पहले से ही रेड्यूस फॉर्म में है, इसको और कितना रेड्यूस करोगे। अब हम इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी कि यहाँ से H हटा दो, H हटा दो, तो ये हो गया NADP प्लस, ऊपर प्लस का साइन लगा दो, प्लस का मतलब ये कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, रहा सवाल एंजाइम का, तो बच्चों एंजाइम के खुद के स्ट्रक्चर में कभी कोई चेंज नहीं आता, वो या तो कैटाबॉलिज्म करेगी या एनाबॉलिज्म करेगी। मतलब बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम्स की मदद से होती हैं, उनके खुद के स्ट्रक्चर में कभी कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो एंजाइम जो है एज इट इज रिलीज हो जाएगी बाहर, एंजाइम्स विल रिलीज आउट एज इट इज। ठीक है, क्योंकि इसको नेक्स्ट साइकिल भी तो कंटिन्यू करनी है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें 6 केल्विन साइकिल करनी पड़ती है। यानी कि जो काम हो रहा है ना, इनको कंबाइन करना, फिर और कंबाइन करो, फिर तीसरी बार कंबाइन करो, चौथी बार कंबाइन करो, 5वीं बार, 6ठी बार, तब जाके आपके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, CnH2nOn, यही होता है ना। तो 6 बार करने पड़ेगी आपको, तब जाके ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे N की जगह पे 6 रख दो ना, C6H12O6 बन गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, तो ये थी हमारी डार्क रिएक्शन। फिर से करते हैं, लाइट लीव्स पे गिरी, क्लोरोफिल ने ट्रैप किया लाइट को, वाटर मॉलिक्यूल को पास कर दिया, वाटर मॉलिक्यूल का हो गया ब्रेकडाउन, उसने बनाए H पॉजिटिव, उसके बदले में उतने ही इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्यों बने भाई, क्योंकि प्लांट को डार्क रिएक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है पावर, यानी कि एनर्जी, ताकत, और वो ताकत आती है किससे, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो बना के देंगे, क्योंकि इनका यूज करके प्लांट बनाता है एसिमिलेटरी पावर। और पावर 2 फॉर्म में होती है, NADPH और ATP। हमारे अंदर खाली ATP है, प्लांट में NADPH और ATP दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। और वाटर का ब्रेकडाउन होना विद द हेल्प ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। बात खत्म। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है बताया था, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बची ना, पानी का तो हमने यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो ATP, NADPH, RUBP नाम की एंजाइम, ये कंबाइन करेगी ना तो ग्लूकोज बनेगा। ATP एक कम हो जाएगा, एक फॉस्फेट यूज हो गया तो ADP हो गया, NADPH रेड्यूस हो गया, मतलब NADPH रेड्यूस फॉर्म में था, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, वो NADP प्लस बन गया, और RUBP एज इट इज बाहर रिलीज हो जाती है। तो अभी मैंने क्या बताया, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए पूरा मतलब केल्विन साइकिल 6 बार करनी पड़ती है, तब जाके प्लांट बेचारे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना पाते हैं। सोचो कितनी मेहनत करते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा लाइट रिएक्शन हमने कर लिया, डार्क रिएक्शन भी हमने कर लिया। अब एक बार ना इन सब का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जरूरी है ये भी। जब मैं इतनी देर से ATP और NADPH बोले जा रही हूँ, ADP बोले जा रही हूँ, NADP मैंने बोला, RUBP, तो इनका फुल फॉर्म लिख लेते हैं ना बच्चों। ठीक है, चलिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या फुल फॉर्म लिखोगे आप, चलिए
सबसे पहले हम लिखते हैं ATP का फुल फॉर्म। लिखो मेरे साथ सारे बच्चे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। थर्ड NADPH। अभी मैंने बताया आपको, जहां पे H आ जाता है वो रेड्यूस फॉर्म में हो जाता है, तो H का हम फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, बस H का सिंबल यहां पे लगा लो। H का मतलब है कि वो रेड्यूस्ड है। ठीक है, अब यहां से शुरू हो जाओ। N से क्या होगा? निकोटिनामाइड। A से एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हो गया बच्चों। फोर्थ करते हैं NADP। अभी तो रेड्यूस फॉर्म में है, नहीं तो रेड्यूस हमें लिखना नहीं है, सीधा फुल फॉर्म लिख दो। इसका फुल फॉर्म सेम रहेगा, डिट्टो सेम, निकोटिनामाइड। बस आपको रेड्यूस नहीं लगाना। एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। हो गया ना बच्चों। अब लिखो RUBP का फुल फॉर्म। RUBP क्या लिखोगे फुल फॉर्म? रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म भी हमने लिख लिए। अब देखो हम करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? हम सबको पता है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बच्चों। वो एक तो होता है टेम्परेचर, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, फिर वाटर कितना प्रेजेंट है कितना नहीं, और एक लाइट। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, ये जो है ना, ये इनकी ना, इन चारों की ऑप्टिमम रेंज होती है। और ये अलग अलग रेंज में ना अवेलेबल होते हैं। मतलब अगर ये ऑप्टिमम रेंज से कम है या ज्यादा है तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा फुल फॉर्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। एक हमारा टॉपिक रह गया, वो है स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा यहां लिख के बता रही हूं मैं आप लोगों को। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों? इसके पास दो तो होते हैं गार्ड सेल्स, ऐसे। ठीक है बच्चों, इसके पास गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनकी जो लाइनिंग है ये अंदर से काफी थिक होते हैं, ये थिक होते हैं। ठीक है, और इनके बाहर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे। इनके बाहर कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे, इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल स्टोमेटा। ठीक है, यहां पे इन सेल्स का नाम लिख देती हूँ। इन्हें हम कहते हैं सब्सिडायरी सेल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं आपका, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे होंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट। इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, और ये है आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है बच्चों, हो गया क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ये सब्सिडायरी सेल्स है, ये गार्ड सेल है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं।
इनमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है और बीच में स्टोमेटल पोर है, ठीक है। तो सब्सिडायरी सेल, गार्ड सेल, क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर, इन चारों को मिला के हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। स्टोमेटल ना अपैरेटस कहते हैं इन चारों को मिला के, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डाइकॉट्स की या डाइकोटिलेडन्स की, तो इनमें जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है वो बीन शेप होती है। मतलब इनमें जो स्टोमेटा है या फिर मैं कहूं जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स होते हैं यहाँ पे बीन शेप के, गार्ड सेल्स यहाँ पे बीन शेप के होते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोनोकोटिलेडन्स की, जैसे ग्रास वगैरह हो गया, तो इनमें स्टोमेटा होती है डम्बल शेप की, डम्बल शेप की होती है, ठीक है। जैसे डम्बल होते हैं ना, बॉयज को तो पता होगा, इस तरीके से यहां पे देखो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। तो गार्ड सेल्स यहाँ पे खास तौर से ग्रासेस में गार्ड सेल्स जो होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को लेके। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरे साथ बायोलॉजी इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से करनी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है डिफेंस टू कैम अकेडमी। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितना आप कर सकते हो उतना, ठीक है। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स रिक्वायर्ड है तो डाउनलोड करो हमारी मोबाइल ऐप डिफेंस टू कैम, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का आपको फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिनको पढ़ के याद करके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो और एक और बात मुझे आपको बतानी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे 12th क्लास के हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की वीडियोस हैं, और साथ साथ में जो 9th क्लास की जो वीडियोस हैं, 9th क्लास बायोलॉजी की कंप्लीट चैप्टर्स की हर एक टॉपिक की वीडियोस जो है डली हुई है, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल। जय हिंद।